हेलो एवरीवन, दिस इज परवेज सर। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। तो आज क्लास 12 कॉमर्स के लिए जो हमारी क्लास है वो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की क्लास। और आज की क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो है ट्रू और फॉल्स। तो इससे पहले भी हमने ट्रू और फॉल्स की क्लास अपलोड कर दी है, और उससे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, ये सभी क्लास अपलोड कर दी है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की एक प्लेलिस्ट है क्लास 12 कॉमर्स के लिए, उसमें ये सभी क्लास आपको मिल जाएंगी। तो जल्दी से जुड़ जाइए आप, और प्लीज जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। चलिए करते हैं आज की क्लास हम स्टार्ट। तो ट्रू और फॉल्स की एक क्लास अपलोड हो चुकी है चैनल पर। आज ये सेकंड क्लास है ट्रू और फॉल्स की। उस फर्स्ट क्लास में हमने 1 से लेके 20 तक के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम 21 से स्टार्ट कर रहे हैं इस क्लास में, ठीक है। चलिए करते हैं आज की क्लास हम स्टार्ट। ट्रू और फॉल्स के लिए आपको मैंने बताया था कि क्वेश्चन का कंसेप्ट समझ लीजिए, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमें रटना नहीं है। कंसेप्ट समझिए कि क्या चीज़ है। हम वो चीज़, वो क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में आ जाए या वन वर्ड में आ जाए या फ्लिप में आ जाए या मल्टीपल चॉइस में आ जाए, तो उसका आंसर हमें याद रहे, ठीक है ना। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 21 है, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन 3:2:1 रिस्पेक्टिवली। तीन पार्टनर हैं ए बी सी, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। बी रिटायर्स, बी जो पार्टनर है वो फर्म से रिटायर हुआ। द न्यू रेशियो ऑफ ए एंड सी विल बी 3:2। अब देखिए आप, बी फर्म से रिटायर हो रहा है, ठीक है। हम इसको अगर सॉल्व करें, यहाँ पर मेरे पास जगह नहीं, मैं इधर कर देता हूँ। देखिए, जैसे ए बी सी ये तीन पार्टनर है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 3:2:1। सिंपल। बी फर्म से रिटायर्ड हुआ, इसका मतलब बी फर्म से गया, ठीक। बी के जाने के बाद ए और सी का रेशियो कितना रहेगा? 3:1। अब ये क्या बता रहा है, ए और सी का रेशियो कितना है? 3:2। मतलब ये क्या है? फॉल्स। तो हमारा आंसर क्या कहलाएगा? फॉल्स। मतलब 21 का जो आंसर है वो एक्चुअल आंसर होना चाहिए 3:1, लेकिन आंसर क्या बता रहा है? 3:2। इसका मतलब ये फॉल्स है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, रिटायरिंग पार्टनर हैज नो राइट ओवर द अमाउंट ऑफ गुडविल। जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, क्या उसको गुडविल में शेयर करने का राइट नहीं है? रॉन्ग। जो भी पार्टनर रिटायर होता है उसको उसके शेयर की गुडविल दी जाती है, और ये गुडविल कौन देता है? जो रिमेनिंग पार्टनर है। तो इसका मतलब रिटायरिंग पार्टनर को फुल राइट है गुडविल का, ठीक है। तो ये भी आंसर क्या है रहेगा? सॉरी, फॉल्स, ठीक है। चलिए, तो ये फॉल्स है क्योंकि रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल का राइट होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जॉइंट लाइफ पॉलिसी हैज नो सरेंडर वैल्यू। ठीक, बिल्कुल सही बात है। जॉइंट लाइफ पॉलिसी जो होती है, पार्टनर जो अपनी लाइफ पर जो पॉलिसी लेते हैं उसकी कोई सरेंडर वैल्यू नहीं होती, ठीक है, ट्रू है ये। चलिए 24, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म an amount realized from unrecorded assets is shown in realization account। देखिए, जब भी फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो रियलाइजेशन अकाउंट बनता है, और रियलाइजेशन अकाउंट में हम रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड दोनों तरह की एसेट्स और लाइबिलिटीज लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें जो लिखा हुआ है कि फर्म के डिसोल्यूशन के टाइम पर जो अमाउंट रियलाइज होती है अनरिकॉर्डेड एसेट का मतलब होता है ऐसी एसेट्स जो बैलेंस शीट में नहीं लिखी, मतलब बैलेंस शीट में जो नहीं लिखी है वो एसेट्स हैं। जनरली गुडविल होती है अनरिकॉर्डेड एसेट्स में, और भी कुछ एसेट होती हैं जो बैलेंस शीट में नहीं होती, और अगर वो सेल की हो गई हैं, उनसे कोई पैसा आया तो वो रियलाइजेशन अकाउंट में लिखा जाएगा। तो आंसर है ट्रू, ठीक है। 25, बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ फर्म्स डिसोल्यूशन। नहीं, गलत है। फर्म के डिसोल्यूशन के टाइम बैलेंस शीट तो बनेगी नहीं, उस टाइम बनता है रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट और कैश या बैंक अकाउंट, ये चार अकाउंट बनते हैं, ठीक। बैलेंस शीट इसलिए नहीं बन रही कि जब फर्म का डिसोल्यूशन हो गया, पूरी एसेट्स सेल हो गई, लाइबिलिटी का पेमेंट हो गया, तो फिर बैलेंस शीट में लिखने के लिए बचा ही क्या है? बैलेंस शीट बनेगी नहीं, क्योंकि फर्म का डिसोल्यूशन हो चुका है, ठीक है। तो बैलेंस शीट नहीं बनती, आंसर है फॉल्स, ठीक। चलिए नेक्स्ट 26 से स्टार्ट करते हैं। ऑन डिसोल्यूशन पेमेंट मेड टू क्रेडिटर इज डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। देखिए, डिसोल्यूशन पर जब रियलाइजेशन अकाउंट बनता है
तो जो लाइबिलिटीज होती हैं वो क्रेडिट साइड में लिखी जाती हैं बुक वैल्यू पर, और जब उनका पेमेंट होता है तो वो लिखी जाते हैं डेबिट साइड में। तो ये लिखा है ऑन डिसोल्यूशन पेमेंट, यहाँ पर पेमेंट की बात कर रहे हैं वो, तो जो पेमेंट होगा क्रेडिटर्स को वो डेबिट किया जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में। आंसर है हमारा ट्रू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। नहीं, ये रॉन्ग है। ठीक है, फॉल्स है। क्यों? फर्म के डिसोल्यूशन और पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन में बहुत डिफरेंस है, क्योंकि अगर फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो पार्टनरशिप बिजनेस बंद हो जाता है, लेकिन अगर पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होता है तो फर्म बंद नहीं होती और बाकी के जो पार्टनर होते हैं वो फर्म को चालू रखते हैं। ठीक है, तो ये आंसर हमारा फॉल्स है। ठीक है, 28 पे आ जाए। रियलाइजेशन अकाउंट इज मेड मेनी टाइम्स इन द लाइफ ऑफ ए फर्म। नहीं, ये भी फॉल्स है। रियलाइजेशन अकाउंट फर्म के लाइफ में सिर्फ एक बार बनाया जाता है। क्यों? जब भी फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है, तो बार बार नहीं बनता वो कि हर साल बन रहा है। ठीक है, सिर्फ फर्म के डिसोल्यूशन के टाइम बनता है, तो रियलाइजेशन अकाउंट फर्म के लाइफ में सिर्फ एक बार बनता है। ये फॉल्स है। ठीक है, नेक्स्ट। सिक्योरिटीज प्रीमियम इज रिकॉर्डेड इन एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। नहीं, ये भी गलत है। सिक्योरिटी प्रीमियम जो होती है वो फर्म की बैलेंस शीट के एसेट साइड में नहीं लिखी जाती, वो लायबिलिटी साइड में आती है। ठीक है ना, तो ये भी फॉल्स है। बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर अकाउंट इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ये ट्रू है। शेयर फॉरफीचर का जो अमाउंट होता है, जो भी कंपनी शेयर फॉरफीट करती है उसका जो अमाउंट आता है फॉरफीचर का, वो ट्रांसफर किया जाता है कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। और ये कब किया जाता है? जब फर्म शेयर रीइश्यू करती है। रीइश्यू के बाद जो भी फॉरफीचर का अमाउंट बचता है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, चलिए तो 30 तक के क्वेश्चन हो गए, आगे बढ़ते हैं 31 से। द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट अलाउड ऑन रीइश्यू ऑफ फॉरफीटेड शेयर शुड नॉट बी मोर देन अमाउंट फॉरफीटेड। ये बिल्कुल सही बात है। जो रीइश्यू पर डिस्काउंट दिया जाता है, रीइश्यू पर जब शेयर फॉरफीट किया जाता है तो अमाउंट आता है शेयर फॉरफीचर का, तो जब रीइश्यू किए जाते हैं वो शेयर और उस टाइम जो डिस्काउंट दिया जाता है तो वो डिस्काउंट दिया जाता है फॉरफीचर अमाउंट से। जो फॉरफीट किया हुआ अमाउंट होता है वही उसी से दिया जाता है। ठीक है, तो वो जो डिस्काउंट होता है वो फॉरफीचर अमाउंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है, तो आंसर है ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट। सिक्योरिटीज प्रीमियम कैन बी यूज्ड फॉर इशूइंग बोनस शेयर। तो जो सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज क्या बोनस शेयर में किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। आंसर ट्रू है हमारा। सिक्योरिटी प्रीमियम हम यूज कर सकते हैं बोनस शेयर को इशू करने में। ठीक, नेक्स्ट। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कैन बी रिटर्न ऑफ फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ये भी ट्रू है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो होते हैं, जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो फर्म के स्टार्टिंग, जब भी कंपनी स्टार्ट होती है तो स्टार्टिंग में जो भी एक्सपेंसेस किए जाते हैं वो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है, जो प्रमोटर्स करते हैं। तो क्या उसको राइट ऑफ प्रीमियम से किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज किया जा सकता है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ होने में करने में। ठीक है, नेक्स्ट 34। ए प्राइवेट कंपनी डज नॉट इश्यू द प्रोस्पेक्टस। ये भी बात सही है। प्राइवेट कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकती, तो जब शेयर इशू नहीं कर सकती तो प्रोस्पेक्टस भी इशू नहीं कर सकती। तो प्रोस्पेक्टस इशू क्यों करेगी? क्योंकि प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है शेयर इशू करने के लिए। ठीक है, तो प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकती। ठीक है, राइट है, ट्रू है इसका आंसर। नेक्स्ट। मोर्टगेज डिवेंचर आर कॉल्ड सिक्योर डिवेंचर। बिल्कुल सही बात है, ट्रू है इसका आंसर। मोर्टगेज डिवेंचर कौन सा डिवेंचर होता है? ऐसे डिवेंचर जिन जो कंपनी ने इशू किए थे उन पर किसी एसेट्स को मोर्टगेज किया गया है। मतलब अगर कंपनी का वाइंडिंग अप होता है और डिवेंचर होल्डर को जो पैसा दिया जा रहा है वो उस एसेट्स से दिया जाएगा जो एसेट्स उसके बदले में मोर्टगेज की गई है, इसलिए इसको सिक्योर डिवेंचर भी कहते हैं हम। ये सिक्योर डिवेंचर होते हैं, इनका पेमेंट उस एसेट से किया जाएगा जो इसके बदले में मोर्टगेज की गई, तो गिरवी रखी हुई जिसे बोलते हैं ना मोर्टगेज। तो मोर्टगेज डिवेंचर आर कॉल्ड सिक्योर डिवेंचर। बिल्कुल राइट बात है, ट्रू है। चलिए आगे बढ़ते हैं 36 से, इसको यहां ले लेते हैं। द नेचर 41, द नेचर ऑफ डिवेंचर इज दैट ऑफ शॉर्ट टर्म लोन। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। क्यों गलत बात क्यों है? डिवेंचर जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म लोन होते हैं। लॉन्ग टर्म, जब कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए फंड की जरूरत पड़ती है, लंबे समय के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है, तो कंपनी डिवेंचर इशू करती है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं करती।
डिवेंचर हमेशा लॉन्ग टर्म लोन होते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग होते हैं, ठीक है। तो द नेचर ऑफ डिवेंचर इज दैट शॉर्ट टर्म लोन, ये बिल्कुल गलत है, इसलिए फॉल्स है, ठीक है। नेक्स्ट, डिवेंचर्स आर ऑल्सो इशूड फॉर अदर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ये सही है, ठीक है। देखिए डिवेंचर कैश के लिए भी इशू किए जाते हैं और डिवेंचर किसी और पर्पस के लिए भी इशू किए जा सकते हैं। जैसे कंपनी ने कोई एसेट परचेज की और उस एसेट का पैसा देने की जगह कंपनी अपने डिवेंचर दे रही है, कभी कंपनी अपने शेयर भी इशू करती है उसके लिए और कंपनी अपने डिवेंचर भी इशू करती है। तो सही बात है कि कंपनी डिवेंचर आर आल्सो, डिवेंचर उस पर्पस के लिए भी इशू किए जाते हैं कि अगर उसका पर्पस एसेट्स खरीदी हो कंपनी ने किसी और पर्पस मतलब एसेट्स खरीदी और उसका पेमेंट डिवेंचर से कर दिया। अब डिवेंचर से कैसे कर दिया, उस वेंडर को, उस विक्रेता को कंपनी ने अपने डिवेंचर दे दिए, ठीक है। चलिए तो ये ट्रू है, उसमें कैश नहीं आएगा कंपनी को। नेक्स्ट 43, डिवेंचर्स कैन बी रिडीम्ड ऑन प्रीमियम, ट्रू। डिवेंचर को क्या प्रीमियम से रिडीम किया जा सकता है? हाँ, डिवेंचर का पेमेंट प्रीमियम से कर सकते हैं हम। रिडेम्पशन होता है डिवेंचर का, रिडेम्पशन एक पर्टिकुलर टाइम के बाद डिवेंचर का पेमेंट किया जाता है, रिडेम्पशन किया जाता है, तो कंपनी डिवेंचर का रिडेम्पशन प्रीमियम से कर सकती है, ठीक है, ट्रू है। चलिए आगे, डिवेंचर्स होल्डर इज ऑल्सो कॉल्ड शेयर होल्डर ऑफ ए कंपनी, नहीं ये गलत है। डिवेंचर होल्डर जो है वो कंपनी के क्रेडिटर्स कहलाते हैं, कंपनी के शेयर होल्डर नहीं होते। कंपनी के शेयर होल्डर इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं। डिवेंचर होल्डर कंपनी के क्रेडिटर्स हैं, तो वो कंपनी के शेयर होल्डर नहीं है, ये गलत है, फॉल्स। सन्ड्री क्रेडिटर आर आइटम ऑफ ट्रेड पेबल्स, ये ट्रू है। ट्रेड पेबल्स का मतलब होता है करेंट लाइबिलिटीज, तो जो सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं वो करंट लाइबिलिटी हैं, तो उनको ट्रेड पेबल्स भी बोला जाता है, ठीक है, तो ये ट्रू है। चलिए तो आज की क्लास में और हैं, हाँ और हैं, चलिए 46 से और क्वेश्चन है, चलिए इसको यहाँ लेते हैं। फिक्स्ड एसेट्स विल बी शोन अंडर करंट एसेट्स इन बैलेंस शीट, नहीं गलत है। अब जो फिक्स्ड एसेट्स हैं वो फिक्स्ड एसेट्स के हेड में आती हैं, वो बैलेंस शीट में करंट एसेट्स की तरह शो नहीं की जाती, तो ये आंसर फॉल्स है। फिक्स्ड एसेट्स विल बी शोन अंडर करंट एसेट, नहीं करंट एसेट्स के अंडर थोड़ी आएंगी, वो फिक्स्ड एसेट्स के अंदर आएंगी, ठीक है। 47, द लायबिलिटीज विच मैच्योर फॉर पेमेंट रिटर्न 1 ईयर इज कॉल्ड एज करंट लायबिलिटी, ये ट्रू है। देखिए ऐसी लायबिलिटी जिनका पेमेंट करेंट ईयर में ही करना होता है उनको हम करंट लायबिलिटी बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे एक ईयर की, 1 ईयर की फाइनेंशियल ईयर जो भी होता है उस ईयर में जो भी लायबिलिटीज का उसी ईयर में पेमेंट करना होता है वो करंट लायबिलिटी होती है, अच्छी। ट्रेड क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेबल हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, ये सभी करंट लायबिलिटी हैं। तो द लायबिलिटीज विच मैच्योर फॉर पेमेंट विद इन 1 ईयर, ऐसी लायबिलिटी जो पेमेंट के लिए एक साल में मैच्योर हो जाती है उसको हम करंट लायबिलिटी बोलते हैं, ट्रू है, ठीक। नेक्स्ट, लूज टूल्स आर आइटम ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, नहीं ये फॉल्स है। लूज टूल्स जो है वो फिक्स्ड एसेट्स नहीं होते हैं, ठीक है, तो ये फिक्स्ड एसेट्स नहीं है, ये फॉल्स है। नेक्स्ट, कंटिंजेंट लायबिलिटी आर शोन इन करंट लायबिलिटीज, ये भी फॉल्स है। देखिए कंटिंजेंट लायबिलिटी जो होती है संदिग्ध आय, उन्हें बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाता, या दिखाया जाता है तो करंट लायबिलिटी में नहीं दिखाया जाता, तो करंट कंटिंजेंट लायबिलिटी जो होती है वो करंट लायबिलिटी की तरह शो नहीं की जाती, ये फॉल्स है, ठीक है। नेक्स्ट, फाइनेंशियल एनालिसिस इज ओनली यूजफुल फॉर मैनेजर, ये भी फॉल्स है। फाइनेंशियल एनालिसिस जो है वो सभी के लिए यूजफुल है, मैनेजर के लिए नहीं, ओनर के लिए भी, पब्लिक के लिए भी, इन्वेस्टर के लिए भी, क्रिएटर्स के लिए भी, सभी के लिए यूजफुल है, ओनली सिर्फ मैनेजर के लिए यूजफुल नहीं है, तो ये फॉल्स है, ठीक है, सभी के लिए उपयोग आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस। चलिए तो आज की क्लास में 50 तक के ही क्वेश्चन थे, आज हमने 21 से लेके 50 तक के ट्रू और फॉल्स पढ़े, इससे पहले की क्लास में 1 से लेके 20 तक पढ़े थे, तो यहाँ आज हमारे 50 कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्लास में 51 से लेकर फिर मैं और क्लास लेकर आऊँगा, तब तक आप जुड़े रहिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर, और अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। एग्जाम आने वाले हैं और ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के नोट्स आपको अच्छे मिल रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सिलेक्टेड है, जो आपका सिलेबस है उससे सिलेक्ट किए हुए ही हैं, तो याद करने में भी आसानी होगी, समझने में भी आसानी होगी। मैंने बोला है 2 या 3 बार आप वीडियो देखते रहें, जब आप 2 या 3 बार ये वीडियो देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, ठीक है। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ नया टॉपिक लेके, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।